हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 11th क्लास का जो हिंदी का बुक है उसका सेकंड चैप्टर लघु कथा है। ओके, तो ये लघु कथा एक्चुअली में होती क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वो सारी चीजें सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें दो लघु कथाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और उसके उसको मीनिंग को हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लघु कथा लिखी है वो किसने लिखी है, श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने। और यहाँ पे उनका जो परिचय है आपको यहाँ पे मिल जाएगा उनके बारे में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ओके, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, उनकी विविध रचनाएं क्या है। ठीक है, और ये पाठ परिचय के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि एक्चुअली में आपको इस पाठ के अंदर क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी। और लघु कथाएं, सबसे पहले तो लघु कथाएं का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस पाठ के अंदर क्या सीखने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो लघु कथा क्या मतलब होता है, यहाँ पे दो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लघु कथा में दो ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जिसके मतलब से ही आपको समझ जाएगा कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि लघु दिया है और दूसरा यहाँ पे आपको कथाएं दिया है। लघु का मतलब होता है आपको स्मॉल यानी छोटा, ठीक है। और कथाएं का मतलब होता है यानी एक तरह से जो स्टोरी होती है ना, छोटी छोटी स्टोरियां होती है, उसको हम लोग लघु कथाएं बोलते हैं। तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर हम लोग जो छोटी छोटी स्टोरियां है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उन स्टोरियों से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है, ये हम देखने वाले हैं। और ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप जो भी चीजें पढ़ते हो उस चीज से आप क्या सीखते हो, क्या आपके अंदर ज्ञान आता है। क्योंकि लास्ट टू लास्ट हमें यही सीखना होता है कि पढ़ाई से हमें कि हमें क्या ज्ञान मिलता है, हमें ये पढ़ाई किस लिए काम आती है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है कि आप जैसे टेंथ को शिफ्ट करके आप 11th क्लास में आए हो, यानी जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है। और लेवल अप होने के बाद आपकी जो समझने की जो क्षमता होती है वो भी थोड़ा सा अप हो जाता है। आप अपने लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो, आप क्या करना चाहते हो अपने गोल के साथ आप मैच्योर होने लगते हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक डेवलप होने लगती है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो आपके लाइफ के अंदर, वो सारी चीजों से आप क्या सीखते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ना ही आप उसको मार्क्स के लिए पढ़ो, ना ही आपको उससे और कुछ चीजें लेनी चाहिए। बस आपको ये समझना होगा कि आप जो भी चीजें पढ़ते हो आप उनसे लाइफ रिलेटेड क्या चीजें सीखते हो जो आपके लाइफ के अंदर वो काम आए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पाठ परिचय है उस पाठ परिचय के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग को एक संस्कार किस तरह से होने चाहिए अपने अंदर। ओके, और उसके बाद हमें किस तरीके से अपने बड़े लोगों के साथ बात करना चाहिए, किस तरीके से घर के अंदर माहौल होना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो जो सबसे पहली यहाँ पे लघु कथा दी है वो आपको दी है उषा की दिवाली। ठीक है, तो उषा की दिवाली यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये दिवाली त्योहार के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे उषा की दिवाली की बात करें तो इसके अंदर आपको एक जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है उषा, उसके संस्कार यहाँ पे दिखते हैं कि वो किस तरीके से झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई कर्मी करने वाले जो साफ सफाई कर्मी होते हैं उनसे वो कितना ज्यादा दिवाली के दिनों में वो स्नेह रखती है, उनके साथ जो मिठाइयाँ है पटाखे है वो शेयर करती है। वो सारी चीजों के बारे में आपको इस कहानी के अंदर, इस कथा के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, दादी ने यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। ओके, तो आप सभी को पता है कि जो इंडियन फेस्टिवल होते हैं वो इंडियन फेस्टिवल खासकर जो मिठाइयाँ होती है उनके अंदर जो पकवान बनते हैं, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना है उसी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और किस तरीके से जो फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल के दिन जो पूरा एक जो एरिया है वो किस तरीके से पूरा जगमगा जाता है, लोगों में एक जो अलग सी जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो यही सारी चीजें आपको दिवाली के अंदर भी देखने के लिए मिलती है कि लोग अपने घरों के अंदर बहुत अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ है, गुजिया है, पपड़ी है, चकली है, ये सारी चीजें बनाते हैं, लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं, जो भी उनके घर पे मेहमान आते हैं वो सारे लोगों के साथ। ओके, आटे के दीपक कंपाउंडर की मुडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन उस दीपों को कचरे के डिब्बे में न डल अपनी जेब में रख रहा था।
कृष काया बबन कंपाउंडर ने झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, उषा ने पूछा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्टोरी है बहुत ही कमाल की स्टोरी है। इससे बहुत सारी जो चीजें हैं जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं, वो अमल कर सकते हैं। जिस तरीके से उषा को ये बात देखकर बहुत ये हुआ, आश्चर्य हुआ कि जो सफाई करने वाला बबन था वो अपनी जो भी दिए थे वो आटे के दिए वो उनको कचरे में न डालकर वो अपनी जेब में रख रहा था। तो ऐसा वो क्यों कर रहा था वो जानने की वो इच्छुक थी। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बब्बन ने खीसे निपोड़े। ओके, और बब्बन ने बहुत ही कमाल का आंसर दिया। वो कहता है कि ये भी तो आटे ही है, हम इनको घर ले जाएंगे और इनको सेक कर खा जाएंगे। ओके, ऊषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जो जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसनी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वो दौड़ती हुई घर गई। और ये बात आपने देखी होगी कि जब भी कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है या शादी होती है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि जो मेहमान होते हैं वो अनगिनत खाना ऐसे ही व्यय करते हैं, उसको फेंक देते हैं, कचड़े के पूरे थाली को फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ गई, उसके आंखों के सामने आ गया, तो वो तुरंत घर में जाती है दौड़ती हुई, और जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ओके, तो इससे आपको क्या सीख मिलता है कि आपको अनाज का व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनाज आप फेंक रहे हो उससे और किसी का पेट है वो भर सकता है। इसके लिए आपको जितना आवश्यक हो उतना ही आपको अनाज बनाना चाहिए और उतना ही उसका सेवन करना चाहिए। ओके, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा अधिक है तो आप जो नहीं खरीद सकते, जो कैपेबल नहीं है उस चीजों के, उनको आप क्या करो, डोनेट कर दो, दे दो। ओके, ताकि वो उनकी जो लाइफ है उनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले जो लघु कथा है उसके अंदर आपको क्या कहा है, सेकंड वाले लघु कथा में बताई गई है एक मुस्कुराती चोट। ओके, तो ये मुस्कुराती चोट है, उसके अंदर एक जो एक छोटा सा जो बच्चा है उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है कि वो किस तरीके से उसके घर में, अगर उसकी जो माँ है वो बीमार हो जाती है। ओके, और उसके घर में एक ही फैमिली, मतलब एक ही जो अर्निंग पर्सन है वो होता है, और इसीलिए वो माँ को ठीक करने के लिए जितनी भी अपनी किताबें हैं वो बेच देता है। ओके, और वो माँ के लिए दवाइयाँ खरीदता है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई है। ओके, तो हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ते हैं और आपको इसको पूरे डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर के चौका बर्तन करके जितना लाती वो सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, पर पढ़ाई के प्रति जो लालसा थी वो बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिससे रद्दी में बेचा जा रहा था। वो चाह रहा था कि वो किताबें उसे मिल जाए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइफ होती है वो लाइफ दूसरों के लिए किस तरीके से होती है, और जो कैपेबल नहीं होते हैं, अमीर नहीं होते हैं, पैसे वाले नहीं होते हैं, जो बहुत सारी चीजें खरीद नहीं सकते छोटी छोटी, उनके लिए लाइफ किस तरीके से होती है यहाँ पे आपको बताई गई है। कि यहाँ पे जो बबलू है, बबलू के घर में इतनी ज्यादा तंगी है, उसके घर में इतने ज्यादा मतलब पैसे नहीं है कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। वो उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसके लिए वो क्या करता है कि जो अपनी पढ़ाई है उसको रोक देता है और छोड़ देता है। ओके, और वो ऐसे घर घर जाके रद्दी इकट्ठा करता है, और उसे जो घर है, घर को वो उससे जो मतलब एक घर का जो थोड़ा सा वो हेल्प है वो कर लेता है। लेकिन उसके अंदर जो एक पढ़ाई की जो लालसा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, और मेरा यही कहना है कि आपके अंदर जो एक पढ़ाई की लालसा है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जब भी चाहो तभी भी आप उठ खड़े हो और एक कामयाब आदमी बन सको। तो यहाँ पे वही सेम चीज बबलू के साथ भी था। वो चाहता था कि रद्दी के अंदर जो लोग पढ़ाई की किताबें बेच देते हैं वो उनको खरीदना चाहता था। ओके, स्कूल नहीं जाता हूँ, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उसकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल पापा ने भेजा था मेम साहब, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई।
माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वो इससे अपनी पढ़ाई कर लेगा। अभी यहाँ पे देखो कि किस तरीके से वो छोटी बच्ची है, वो कहती है कि आप इससे पढ़ाई के पैसे मत लो, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए, तो ये इन किताबों को पढ़ लेगा और आप इनसे पैसे मत लो। ओके, तो कुछ नहीं होता, इससे हम फ्री में दे देंगे, और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इससे बस का नहीं पड़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधे घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वो रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वो झल्ला उठा। ओके, क्योंकि एक दुकानदार होता है, दुकानदार कैसे काम करता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में पैसे देता है किसी भी रद्दी वाले को, और वो कहता है कि इस रद्दी से तुम्हें जितना रद्दी मिलेगा वो तुम लेके आओगे, और उससे पता चल जाता है कि उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे रद्दी लाने में। और वो तुरंत इसी तरीके से बबलू को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने जितने पैसे दिए थे उससे तुमने कम पैसों की रद्दी लाई है, और जो भी पैसे बचे हैं उनसे तुम क्या करो, वहां से जाओ, वड़ा पाव और जो चाय और पकौड़ी है वो लेके आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिसाब करेंगे। लेकिन जो बबलू था उसने रद्दी के पैसे तो दे दिए थे, और जो उसकी किताबें थी उसने अलग रख लिए थे, ताकि वो उन किताबों से पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन वो बात उस रद्दी वाले को वो बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं है, रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए, और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वह उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना था। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी मेहनत है इस बबलू की, वो मेहनत यहाँ पे कामयाब हुई। जिस तरीके से मालकिन ने उसको सुबह टोका था कि वो किताबों को बेच देगा और उससे चाय पकौड़ी खा लेगा, लेकिन वही किताबों को बाद में बबलू के हाथों पे देखकर मालकिन को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ही बुरा लग रहा था, और उसने उस कहे हुए शब्दों का एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए उसने बबलू की जो पढ़ाई का खर्चा है वो उठाने का उसने तय किया, और कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ओके, और ये सुन के बबलू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके से आपको जो दोनों लघु कथाएं हैं, दोनों लघु कथाएं से यही आपको सीखने के लिए मिलता है कि आप कभी भी हिम्मत मत हारो। ओके, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहो, आपको किसी न किसी रूप में आपको उसका जो फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। ओके, और यही दो चीजें मुझे इस कविता से, जो लघु कथाएं है, वो उससे सीखने के लिए मिली है। ओके, और आपको क्या सीखने के लिए मिली है, मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस लेसन से क्या सीखने के लिए मिला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कुछ आपको शब्दार्थ भी दिए हैं, जैसे देहरी यानी दहलीज, और उसके बाद तरबतर यानी गीला और भीगा, उसके बाद कृशकाय यानी दुबला पतला शरीर, और बेरहमी यानी निर्दयता और दयाहीनता। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक लेसन है लघु कथाएं का, वो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या कोई तकलीफ होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है और हमारा इंस्टाग्राम का भी ग्रुप है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है आप उनको पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप जाते जाते हमारे चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ।